नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। यूपी टेट का एग्ज़ाम आपके पास है और बहुत समय के बाद एग्ज़ाम हो रहा है। क्या सिलेबस रहेगा आपको सभी को पता है, नया सिलेबस भी हमारा आ चुका है और सरकार की गलत नीतियों के कारण पुराने जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनको भी टेट की अनिवार्यता की मार झेलनी पड़ रही है, जबकि उनकी एज अभी उनका साथ नहीं दे रही है और वो एग्ज़ाम दे पाना उनके लिए असंभव है। और दूसरा क्या है कि उस समय का जो लेवल था 2011 का, आप पेपर उठा के देखेंगे यूपी टेट का और आज का उठा करके देखेंगे तो बहुत डिफरेंस मिलेगा। 2011 में एक इजी लेवल था, तो पुराने शिक्षक साथी, लेकिन आप क्या करेंगे, वीडियो देखते चलिए, सरकार की तानाशाही है। तो इसलिए वैसे तो टेट अनिवार्यता समाप्त तो होगी ही होगी, शिक्षक साथियों को इससे नहीं गुजरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर 1% सरकार नहीं मानती है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत तैयारी आप लोग करते चलें, बिल्कुल खाली बैठना भी ठीक नहीं है कि लोग धरना करेंगे और इससे समाप्त हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन 1% भी अगर नहीं होता है तो आप लोगों की नौकरी पे खतरा है। तो आप लोग थोड़ा बहुत देखते चलिए, हो सकता है 70 नंबर 80 नंबर पर भी पास माना जाए, ऐसे कुछ नियम या आए, क्योंकि हमें अपना कर्म करते चलना है। टेट अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, तैयारी करते चलेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे, यूपी टेट, ये वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, जो हमारा चौथा चैप्टर है, उसको हम लोग देख लें। तो पहला प्रश्न ये हमारा सीटेट में पूछा गया था जूनियर लेवल पर। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। तो अब आप लोग देखेंगे, ये देखिए विकास की तो कोई बात कर नहीं रहा है कि विकास सतत है या असतत है, तो ये गलत हो जाएगा। भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, तो भाषा के विकास के लिए भी ऐसा क्या कर रहा है, कुछ नहीं बता रहा है आपको। प्रकृति और पोषण पर बहस कर रहा है, ये सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है और इसकी 2 क्लासों के बाद तीसरी क्लास में जो इसके महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट हैं मैं उनको नोट करवा दूंगा, आप लोग उनको याद कर लेंगे। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो मानव विकास का अध्ययन करने के लिए क्षैतिज एवं लंबवत दोनों आनुवांशिक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये भी आप देखेंगे डीएसएसबी असिस्टेंट प्राइमरी टीचर पीआरटी में पूछा गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में, आप सभी लोग जानते हैं सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं, एक्स ही होते हैं, सभी को आपको अच्छी तरीके से पता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एकदम बेसिक प्रश्न है और ये कब पूछा गया है, यूपी टेट में जूनियर में 2016 में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसमें से आप जब सही क्रम को देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, अंडाणु। अब देखिए कहाँ 2 में दिया है, फर्स्ट और फोर्थ में, तो 2 ऑप्शन तो आपके अपने आप ही कट जाएंगे। अब उसके आप क्या देखेंगे, उसके बाद क्या आएगा, शुक्राणु, दोनों में दिया है, युग्मनज, ये ठीक है, यहाँ ये गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये भी देखेंगे यूपी टेट में पूछा गया था, पेपर फर्स्ट में, पीआरटी में 2 फरवरी 2016 को ये पेपर पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको 1 से 2 बार करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एकदम बेसिक प्रश्न है, एकदम बेसिक प्रश्न है, बस आप अच्छे से इनको क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। यहाँ पे गैप है, यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पे क्या आएगा, गत्यात्मक, प्राथमिक, गौड़ या स्थिर। तो आनुवांशिकता को क्या मानता है, स्थिर होता है। वंशानुक्रम या आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को कहाँ से प्राप्त होते हैं, अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, जो कि क्या होता है, स्थिर होते हैं। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति
प्रति उत्तरात्मक को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ही आंसर सही हो जाएगा। और ये कब पूछा गया है? DSSB PRT में पूछा गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? ये देखिए 2 बार पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया है और DSSB PRT में भी पूछा गया है। तो ये अनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप किससे अधिक सहमत हैं? चलिए देख लेते हैं। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। यौवना आरंभ के बाद लड़के और लड़कियों को एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। ये भी देखिए आप, सीटेट में पूछा गया है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? अब आप इसको स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। एक तो वातावरण का प्रभाव होता है, वातावरण का प्रभाव होता है और किसका प्रभाव होता है? वंशक्रम का। वातावरण और वंशक्रम की अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप ये होती हैं सब में भिन्नताएं। ये देखिए 2 बार पूछा गया, सीटेट में भी पूछा गया है, DSSB PRT में भी पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ वातावरण का प्रभाव नहीं, आप देखेंगे वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग टुकड़ों में थोड़े थोड़े प्रश्नों को देखेंगे। जैसे 15 प्रश्न किसी दिन कर लिए, किसी दिन 20 प्रश्न कर लिए। हमारे पास पर्याप्त समय है। हिंदी की क्लासेस बहुत सारी मैंने करवा रखी हैं। बिल्कुल बेसिक से क्लासेस हिंदी की हमारी चल रही हैं। आप लोग बिल्कुल बेसिक से उनको देखेंगे। CDP की भी हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। मैथ में रीजनिंग की क्लासेस, रीजनिंग से स्टार्ट किया है मैंने। सबसे पहले क्लॉक से स्टार्ट किया, तो आप रीजनिंग को भी अच्छे से देखते चलेंगे। यूपी टेट की EBS की भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, संस्कृत की भी चल रही हैं। तो सभी क्लासेस को आप आराम से देखते चलें, नोट्स बनाते चलेंगे। संविधान जो कि यूपी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सुपर टेट में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो संविधान को भी मैं अलग से बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, सेपरेट। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, वहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे गैप है तथा फिर गैप है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मांगों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो अभी जो लास्ट प्रश्न करवाया था, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये देखिए पूछा गया है सीटेट और DSSB PRT में। अगले प्रश्न को देखेंगे। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। यहाँ पे गैप है, यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो इसमें देखने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ ये क्या हो जाएगा, वातावरण। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। पर्यावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण कौन कर सकता है? पर्यावरण ही कर सकता है। ये देखेंगे यूपी टेट में पूछा गया है 2014 में, जूनियर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ पे भी आपको नेगेटिव मिलता है यहाँ आप इसको क्या करेंगे, गोला बना लेंगे, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर गलत होने के चांसेस रहते हैं। हमारा ध्यान नहीं जाता यहाँ पे और हम फटाफट सही कथन की तरफ चले जाएंगे और हम गलत कर जाएंगे प्रश्न को। चलिए देख लेते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतान के गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है।
तो देखिए वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन, यह कथन कैसा है? गलत है। तो क्या होगा यहाँ पे? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का क्या है? पूर्ण योग है। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? पूर्ण योग है। तो यही गलत हो जाएगा और हमें क्या चाहिए था? गलत ही चाहिए था। अगले प्रश्न को देखेंगे। आज हम लोग 20 प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे क्या शब्द आएगा? जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। तो जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल क्या होगा? वंशानुक्रम कहाँ दिया है? सी में दिया है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये भी यूपीटेट जूनियर में 2016 में पूछा गया था। अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे आपको बताना है किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो ये वुडवर्थ का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। ये वुडवर्थ के अनुसार है। ये यूपीटेट में जूनियर में पूछा गया था। अगले प्रश्न को देखेंगे। वह व्यवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? तो हम उसको क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये पीआरटी में पूछा गया था 2016 में यूपीटेट में। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 4-5 प्रश्न और बचे हैं, उनको भी आप लोग देखते चलिए। थोड़ा सा चैप्टर ये हार्ड है, उसके बाद जो चैप्टर आएंगे हमारे वो बहुत ही सरल होंगे। आप देखेंगे और फटाफट टिक मारते हुए निकल जाएंगे। इसलिए कठिन चैप्टर को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? आप सभी लोगों को पता है कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। बी आंसर सही हो जाएगा। ये भी कहाँ पूछा गया था भैया? यूपीटेट पीआरटी में पूछा गया था। अगले प्रश्न को देखेंगे। इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो गाल्टन जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनको क्या कहा जाता है? सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आनुवांशिकता का गठन है, यहाँ पे गैप है। आनुवांशिकता का गठन किसका परिणाम है या किसके फलस्वरूप होता है? वातावरण, मानसिक, आनुवांशिक या मनोवैज्ञानिक? तो जो आनुवांशिकता है ये आनुवांशिक गुणों का संगठन है जो बच्चे को अपने माता पिता या पूर्वजों से गर्भावस्था में ही प्राप्त हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेंगे। ये डीएसबी पीआरटी में पूछा गया था। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? आपको ये बताना है कि प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो चलिए देख लेते हैं। जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं? ये आंसर हमारा ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखेंगे। अंतिम प्रश्न भी है आज का ये। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको कौन सा कथन उपयुक्त प्रतीत होता है? ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है। डीएसबी और सीटेट में पूछा गया है। डीएसबी पीआरटी में पूछा गया है और सीटेट 2015 में पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप फटाफट। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। डी आंसर हमारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे। वंशानुक्रम से अभी एक क्लास हमारा प्रैक्टिस सेट का और रहेगा। उसके बाद फिर हम इसके क्या करेंगे, महत्वपूर्ण जो एग्जाम पॉइंट्स हैं वो आपको नोट करवा दूंगा। जैसे मादा क्रोमोसोम जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, XX। नर क्रोमोसोम कौन से होते हैं, XY होते हैं। भ्रूण में कितने क्रोमोसोम हो सकते हैं, 46 हो सकते हैं। मेंडल का जो वंशानुगत सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ था, 1866 में जैसे प्रकाशित हुआ था। तो ऐसे प्रश्नों को
संतान को पिता से कितने परसेंट जीन प्राप्त होते हैं, तो 50% जैसे। वैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बाद में मैं आपको नोट करवाऊंगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।